हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह, आपके सामने आया हूं 12th क्लास की वीडियो के साथ। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज देखिएगा। एम्पियर सेकंड लॉ कंप्लीटली उसमें समझा रखा है विद कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस एज वेल। सोलेनॉइड टॉरॉइड जो भी आपके टॉपिक का है, मैग्नेटिज्म है, वो उसमें करवा रखे हैं। आज नेक्स्ट पार्ट करेंगे मूविंग चार्जेस का, जिसमें एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है। इस सब चीजों के बारे में आज अपन लोग इस वीडियो में कंप्लीटली स्टडी करेंगे। हो सकता है वीडियो अच्छी खासी लंबी हो, बट फायदेमंद होगी, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, ट्रस्ट। तो भाई अभी तक अपने लोगों ने जब इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट करा था, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में अपने लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल Q को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाता था, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता था QE नाम का। क्यों लगता था भाई, क्या रीजन है? तो भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड E जिसमें चार्ज को रखा, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड खुद चार्ज की जो वो प्रोड्यूस कर रहा है। दो फील्ड्स अगर आपस में इंटरैक्ट होती हैं तो लगता है फोर्स तो लगता है फोर्स। तो भाई दो फील्ड्स जैसी अगर हो, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। दो फील्ड्स अगर वो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं तो लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। दो फील्ड्स अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड्स हैं तो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो सेम टाइप की फील्ड्स अगर इंटरेक्ट करती हैं, सेम टाइप की फील्ड्स, तभी लगता है उसी के टाइप का फोर्स। तो सपोज अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती, अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर मैं इसमें एक चार्ज को रख दूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर एक मैं चार्ज को रख दूं, तो क्या कोई फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स? तो फॉर अ वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हो जाती है जीरो। क्यों सर, ऐसा क्यों? चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड होगी? नहीं नहीं नहीं। चार्ज किसने कहा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? भाई चार्ज एट रेस्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ओनली एंड ओनली जीरो। हाँ, चार्ज एट रेस्ट ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज एट रेस्ट ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखेंगे ये वाला कंसेप्ट। जब चार्ज आपका रेस्ट पे होता है तब वो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट अगर यही चार्ज मोशन में आ जाए, वो भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के मोशन में आ जाए, तो वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ऐसा नहीं है कि उस समय उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ना ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रेस्ट पर है तब भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तब भी होगी। बट मैग्नेटिक फील्ड तब भी आती है जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी वेलोसिटी v के साथ। तो भाई कैसे पता चला? तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो उसमें क्या स्टडी करा था? चार्ज पार्टिकल जब एक मोशन में आते हैं तो करंट प्रोड्यूस करते हैं, जब करंट प्रोड्यूस होता है तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो डायरेक्टली अंडरस्टूड है, मोशन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस करंट एंड हेंस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू कैन से दैट चार्ज पार्टिकल्स इफ दे आर इन मोशन विल ओनली प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट विल नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ये चीज तो आपको पहले पड़ गई होगी। अब आगे सुनिए, आगे क्या है। अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तब तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट एक चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में आ जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चीजों को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब अगर सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है भाई, अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू नाम का, ये कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू नाम का, तो ये चार्ज पार्टिकल क्यू नाम का किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के ध्यान से देखिए डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की ध्यान से देखिए डायरेक्शन क्या है। तो चार्ज पार्टिकल Q, उसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी v इधर है, वेलोसिटी v इधर। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपने लोगों ने डायरेक्टली एक फॉर्मूला स्टडी कर रहा था F इज इक्वल टू क्यू ई, तो इस केस में भी आपको एक फॉर्मूला स्टडी करना होगा। तो वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो लिखना पड़ेगा v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म का जो नोटेशन है ये ऐसे ही होना चाहिए, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। इसको अगर आपने उल्टा कर दिया तो आपको पता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक फोर्स, वो की वेक्टर क्वांटिटी है। आपको ये भी पता है जो इसका रिजल्टेंट होता है,
जैसे कि यहाँ पर एक फोर्स एक वेक्टर फॉर्म में मिला, तो उसके अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो आप इजीली निकाल सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट का याद है ना, आई कैप क्रॉस जे कैप प्रोवाइड्स यू के कैप। तो अगर ये आपके पास आई है, ये आपके पास जे है, तो ऑटोमेटिकली आई से जे की तरफ गया, आई से जे की तरफ गया, थंब कहाँ है, बार की तरफ, थंब कहाँ है, बार की तरफ, बार क्या है, के कैप। ये के आपका इसमें बाहर है, इसको ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, ऐसे ड्रॉ करना चाहो ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, ये आपकी इच्छा। ठीक है, यहाँ पर के कैप बाहर की तरफ है, आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, तो ध्यान से देखो, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, के का बाहर। तो सिमिलरली यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी, वेलोसिटी किधर है, ये बी किधर है, ये, तो पहले फिंगर्स किधर, पहले फिंगर्स आपको रखनी पड़ेंगी वी वेक्टर की तरफ, जो पहले आता है उसकी तरफ फिंगर्स। पाम जिधर जाना है, जिधर जाना है, तो कहाँ जाना है, बी की तरफ, तो पाम जिधर जाना था बी की तरफ जाना है। थंब कहाँ है, इनवर्ड्स है, थंब कहाँ है, इनवर्ड्स। तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको जो फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी वो इनवर्ड्स मिलेगी, वो इनवर्ड्स मिलेगी। वो पर्टिकुलर फोर्स जो आपका यहाँ पर इनवर्ड्स है, यहाँ पर डॉट के साथ भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता था। तो ये पर्टिकुलर फोर्स जो आपका इनवर्ड्स है, इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी वेक्टर कह लो या विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कह लो, ये आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, इसके साथ भी और इसके साथ। जैसे यहाँ पर आई जे के साथ परपेंडिकुलर है, तो जे आई के साथ भी परपेंडिकुलर है और जे के साथ भी परपेंडिकुलर है, ये आपको ध्यान रखना। क्रॉस प्रोडक्ट के केस में जो रिजल्ट होता है, जो रिजल्टेंट होता है, वो दोनों वेक्टर कोऑर्डिनेट्स के विद रिस्पेक्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर यही डायग्राम आपका समथिंग ऐसे होता, वी वेक्टर और इधर होता बी वेक्टर, ठीक, तो आप इस बार क्या करते, आप इस बार वी से बी की तरफ कुछ ऐसे जाते, बी से बी की तरफ कुछ ऐसे जाते, ध्यान से देखो, तो आपका ये बाहर आता, तो बाहर ऐसे आता, बाहर ऐसे आता, ठीक। तो आपका ये फोर्स एफ वेक्टर बाहर की तरफ ऐसे आता है, यहाँ पर इनवर्स गया हुआ है, तो मुझे अंदर दिखाने की जगह मैंने इधर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एफ वेक्टर बी के साथ भी परपेंडिकुलर है और साथ में साथ बी के साथ भी परपेंडिकुलर, वी और बी दोनों के साथ परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट को खोल देता हूं तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, वो आएगा क्यू वी बी साइन, वो आएगा क्या, क्यू वी बी साइन थीटा। तो देखा जाए, अगर थीटा की वैल्यू आपको पता चल जाए दोनों के बीच की, थीटा की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए दोनों के बीच की, उसको यहाँ पुट करोगे, ऑटोमेटिकली फोर्स एफ की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्यू पता हो, वेलोसिटी पता हो, बी पता हो, थीटा पता हो, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हो, फोर्स एफ की वैल्यू निकाल सकते हो। तो फोर्स एफ की जो डायरेक्शन है, वो एक तो आपने सीख ली कि अगर दो पर्टिकुलर वेक्टर कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे, कौन से रूल से, ये हो गया। बट दूसरी कंडीशन जिसके थ्रू आप पता करते हो, दूसरी कंडीशन, तो केस टू जिसके थ्रू आप डायरेक्शन का पता कर सकते हो, तो होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। हाँ भाई, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ऑलरेडी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है भाई ये फालतू की चीजें मैं करवा रहा हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो स्किप करिए वीडियोस, अच्छे अच्छे कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं उसमें, आप वहां जा सकते हो सीधा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ होती है। मैं कुछ फिगर्स ड्रॉ करता हूँ और उनमें अपने लोग क्या करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ फिगर्स। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये चार्ज क्यू हो गया, ठीक है, इसकी समथिंग वेलोसिटी v इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी ये हो गई, ध्यान से देखिए, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, पहला केस हो गया। दूसरा केस अगर मैं ड्रॉ करता हूँ समथिंग, ये पॉइंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, और ये चार्ज है क्यू नाम का, और इसकी वेलोसिटी है नीचे की तरफ v वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड v वेक्टर हो गया। तीसरा केस है भाई, मान लिया गया ये, तो इसमें आपका चार्ज पार्टिकल क्यू समथिंग माइनस का क्यू समथिंग इधर जा रहा है वेलोसिटी v के साथ, तो आपको पता करनी है किसके डायरेक्शन, फोर्स की, तीनों केसेस में फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है, बट उससे पहले फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको समझना पड़ेगा। ये होता है ना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ध्यान से देख लीजिए। इसमें बेसिकली आपका एक कंसेप्ट जो है वो आपको याद रखना है, फिर आप कह सकते हो एक एजेंसी है यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका नाम याद रख लीजिए, ऑटोमेटिकली क्लियरिटी आ जाएगी। ये तीन फिंगर्स का यूज करते हो,
इन 3 फिंगर्स का यूज करना है। तो आप सिंपली क्या लिखिए, उस यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं, तो FBI, तो F बोले तो फोर्स, B बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, I बोले तो करंट। तो अगर आपको ये याद हो जाए FBI, तो ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। FBI, F आपका फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, इस रूल को लगाने के लिए फिंगरें पता नहीं किधर कुधर लेके चले जाते हो आप लोग, और लास्ट में आपका आंसर, कभी कभी तो आप फिंगर्स को ऐसे नहीं ऐसे भी करना शुरू कर देते हो। सीरियसली मैंने कई बच्चों को देखा जब मैं पढ़ाता हूँ, नहीं भाई ये फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे भी है, हाँ भाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे भी है, बट ऐसे नहीं, ये फिंगर्स ऐसे ही रखनी है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इतनी चीज पहले तो ध्यान रखिए। फिर जो आई है आपका, यहाँ पर जो करंट है, आई जो आपका यहाँ पर है करंट है, करंट की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम बात तो कर रहे हैं चार्ज की। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस करंट। तो कैसा पर्टिकुलर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कैसा पर्टिकुलर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो आई पॉइंट्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट कौन सा होता है, कन्वेंशनल करंट। पॉजिटिव चार्जेस की बात करेंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे भाई। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, करंट को प्रोड्यूस करेगा। तो इनकेस अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑटोमेटिकली क्या कर देना है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, डायरेक्शन को उल्टा मान लेना। करंट ऑलवेज फ्लोस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ये याद रखना बस। जैसे ये आपका एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है, आपसे देख लेना। F स्टैंड्स फॉर फोर्स, ठीक है, B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है फिगर, है ना। तो भाई ये आपके पास होगी फोर फिंगर, ये आपके पास होगी मिडिल फिंगर, और ये आपके पास हो गया थंब, समथिंग ऐसी, ठीक है। तो ये आपके पास फोर्स F लिख लिया, यहाँ पर B लिख लिया, यहाँ पर I लिख लिया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस फोर फिंगर को, इस फिंगर को, ये आपकी जो छोटी फिंगर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करो। सबसे पहला काम, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करो। तो भाई पहले फिगर में अगर मैं ये कंसेप्ट अप्लाई करता हूं, तो स्टेप नंबर 1 क्या कहती है, स्टेप नंबर 1, प्लेस योर फोर फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला काम ये करोगे, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का है इनवर्स, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का है इनवर्स। स्टेप नंबर 2 क्या कहती है, अब स्टेप नंबर 2 कहती है भाई, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस कर रखा है, उसको बिना हिलाए, फोर फिंगर को चार्ज की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में लेके जाइए, ठीक है। तो आफ्टर प्लेसिंग योर फोर फिंगर, प्लेस योर मिडल फिंगर। अब मिडल फिंगर को रखना है, मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर आप उसको करंट की डायरेक्शन में रख दीजिए, ओके। जब आप उसको करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। आपने क्या करा है, चार्ज को जिस तरह उसका मूवमेंट है उस डायरेक्शन में आपने किसको रखना है, फोर फिंगर को। बट सबसे पहले स्टेप क्या थी, फोर फिंगर को इन द डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रखिए, फोर फिंगर को इन द डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, ठीक। चार्ज को जिस तरह वो मूव करा उस तरह आपने मिडिल फिंगर को रख दिया। ऑटोमेटिकली स्टेप नंबर 3 क्या कहती है, ऑटोमेटिकली योर फोर फिंगर इफ इट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ द फिंगर्स विल पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये ऑटोमेटिकली फोर्स के डायरेक्शन में पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा, दैट इज अपवर्ड्स। फोर्स कहाँ, ऊपर की तरफ, तो चार्ज कहाँ जाना शुरू कर देगा, ऊपर की तरफ। तो ध्यान से देखो, आपका चार्ज ऊपर जाना चाहेगा। भाई एक सर्टेन चीज के पास अगर वेलोसिटी है, मेरे पास अगर कोई वेलोसिटी है, अच्छी खासी वेलोसिटी है, मुझे इधर से धक्का मारे, तो क्या मैं एकदम से इधर चला जाऊंगा, नहीं ना। गाड़ी अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रही है और दूसरी गाड़ी इधर से धक्का मार रही है, तो वो गाड़ी स्किड करते हुए एक सर्कुलर मोशन कवर करेगी, स्किड करते हुए सर्कुलर मोशन कवर करेगी। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ कुछ ऐसे लगेगा, एकदम से फोर्स लगेगा, तो चार्ज पार्टिकल समथिंग इधर जाना चाहेगा, चार्ज पार्टिकल समथिंग इधर जाना चाहेगा। हाँ, फोर्स बेशक ऊपर लग रही है, बट मूवमेंट है, मोमेंटम है उसके पास, तो चार्ज पार्टिकल क्या एकदम से ऊपर चला जाएगा ना। फोर्स लग रही है उधर की तरफ, तो चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन समथिंग इधर जाना चाहिए, ठीक है। अभी ट्रेजेक्टरी की जब बात करेंगे तो और डीपली बताऊंगा, बट अभी मुझे डायरेक्शन से मतलब है। तो डायरेक्शन बेसिकली फोर्स का काम होगा अपवर्ड्स। सिमिलरली यहां पर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड कहां, आउटवर्ड्स आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, आउटवर्ड्स। चार्ज कहां है, नीचे। तो इस मिडिल फिंगर को पकड़ा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बिना डिस्टर्ब करे नीचे ले गए,
बिना डिस्टर्ब करे नीचे लेकर। थंब ऑटोमेटिकली पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स कहाँ है? इधर। तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई है, फोर्स की डायरेक्शन हो गई। तो चार्ज जब नीचे जा रहा था, चार्ज जब नीचे जा रहा था तो फोर्स इधर लगा, चार्ज जब नीचे जा रहा था फोर्स इधर लगा, तो नीचे जाते जाते वो समथिंग इधर जाना चाहेगा, समथिंग इधर जाना चाहेगा। ठीक है, तो ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो, इसमें क्रॉस है भाई, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं नेगेटिव से, इसका ध्यान रखेंगे। अगर आप क्या कर देते हो, जो मैंने आपको जैसे बताया, अगर आप क्या कर देते हो, फोर फिंगर को रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, चार्ज को रख दिया आपने वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी को रख दिया फोर फिंगर के डायरेक्शन में और मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में, तो हम ऑटोमेटिकली पॉइंट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर ये कर देते हो तो ये गलत, क्योंकि चार्ज कैसा है? नेगेटिव है, और चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर क्या करना है, ऑटोमेटिकली जैसे वेलोसिटी आपको नेगेटिव चार्ज की दे रखी होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या करना, उसे सेम टाइम पर वेलोसिटी के डायरेक्शन को जस्ट उल्टा कर देना। तो इस चार्ज को अगर मैं पॉजिटिव मानता तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती? उल्टी हो जाती, दैट इज इधर हो जाती। ठीक, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड का है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, मिडिल फिंगर को पकड़ा इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कर दिया, थंब का आ रहा है नीचे, थंब का आ रहा है नीचे की तरफ, तो चार्ज पार्टिकल समथिंग ऐसे जाएगा नीचे की तरफ। तो भाई आपको इन पर्टिकुलर रूल से ये तो समझ में आ गया होगा, फ्लेमिंगर लेफ्ट हैंड रूल से तो समझ में आ गया होगा, चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। पहला वेक्टर फॉर्म से, दूसरा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, तीसरा एक और रूल भी है, एक और रूल है, थर्ड रूल, जिससे आप पता कर सकते हो। तो वो कौन सा है? राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ये भी आपका बहुत जरूरी है। राइट हैंड पाम रूल, इससे भी आप क्या कर सकते हो, फोर्स के डायरेक्शन को निकाल सकते हो। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल ये है। तो इसमें आपकी ये जो फोर फिंगर है, दिस फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस फोर फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे याद रखेंगे? राइट हैंड स्क्रू रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में काम करता था। थंब करंट, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इस बार ये फिंगर्स को कर्ल ना करके स्ट्रेट रखना है, इस बार फिंगर्स को कर्ल ना करके स्ट्रेट रखना है, करंट थंब की डायरेक्शन में। तो ऑटोमेटिकली जो आपका पाम होगा, जो आपका पाम होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। पाम किस डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन में। पाम नीचे तो फोर्स नीचे, पाम ऊपर फोर्स ऊपर, पाम इधर तो फोर्स इधर, पाम इधर तो फोर्स इधर, जिस डायरेक्शन में पाम चला गया फोर्स उधर। चलो चेक करते हैं एक बार। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, ऑटोमेटिकली ध्यान से देखो, वेलोसिटी उधर, वेलोसिटी उधर, पाम ऊपर जा रहा है, तो भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड भी तो फोर्स का निकाल रहा था, ऊपर ही निकाल रहा था। इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, फिंगर्स आपकी तरफ है, चार्ज कहाँ है? नीचे की तरफ, तो चार्ज को नीचे की तरफ लेके गए, चार्ज को नीचे नीचे की तरफ लेके गए। ध्यान से देखो, चार्ज जब नीचे की तरफ जा रहा है, फोर्स का है इधर, फोर्स का है इधर। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या था आपका चार्ज? नेगेटिव था। चार्ज कैसा था? नेगेटिव था। वेलोसिटी इधर दे रखी थी, तो क्या करना है? अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो फोर्स कहाँ निकाला था? नीचे की तरफ निकाला, फोर्स इसका कहाँ निकाला था? नीचे की तरफ। दैट इज आपको मैंने बताया था कि कुछ इधर जाना शुरू कर देगा। ट्रेजेक्टरी की बात अभी मत सोचना, बस फोर्स की डायरेक्शन देखिए, ट्रेजेक्टरी के बारे में मैं अभी आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। तो जब चार्ज एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में होता है, चार्ज जब एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता चल चुका है, क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर आप वेक्टर फॉर्म की बात करो तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ये आपके पास एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू पता कर सकते हो, ठीक है। बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, सॉरी फोर्स मैक्सिमम कब होगा, फोर्स जीरो कब होगा? तो केस नंबर वन, केस नंबर वन, कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर minimum force, condition for minimum force, that is F is equal to QVB sin of theta, condition of minimum force F is equal to QVB sin theta। तो ध्यान दीजिएगा, सपोज अगर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज Q है जो इसमें एंटर करना चाह रहा है, चार्ज Q है जो इसमें एंटर करना चाह रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ।
भाई चार्ज क्यू अगर इस मैग्नेटिक फील्ड वी में एंटर, बी वेक्टर में एंटर करेगा किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो हमने तो यही पढ़ा है ना यार, चार्ज क्यू जब एक वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है तो उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो किसी और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे और फोर्स लगेगा। उसके बावजूद सर आप ये कैसे कह सकते हो कि फोर्स जीरो हो सकता है? फोर्स जीरो हो सकता है। सपोज अगर मैं इस चार्ज को इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी वेलोसिटी समथिंग v है को एंटर करवा रहा हूं पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो जाहिर सी बात है एंगल थीटा कितना बन जाएगा, एंगल थीटा कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। एंगल थीटा कितना बन गया, 0 डिग्री। जब एंगल थीटा 0 डिग्री से आ गया तो ऑटोमेटिकली उस केस में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। उस केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो चार्ज पार्टिकल एज इट इज स्ट्रेट अवे निकल जाएगा। तो ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। ट्रेजेक्टरी कैसी हो गई, स्ट्रेट लाइन। ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रेजेक्टरी कैसी हो गई, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी भाई। इस चीज का ध्यान रखेंगे, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। दूसरी चीज भाई, मिनिमम फोर्स का मतलब हो गया फोर्स जीरो, और किस कंडीशन में हो सकता है, और किस कंडीशन में हो सकता है, तो चार्ज क्यू की अपनी वैल्यू ही जीरो हो। चार्ज क्यू की अपनी वैल्यू ही जीरो, वो खुद में न्यूट्रल हो। तो न्यूट्रल चार्ज को अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी वेलोसिटी से एंटर करवा दोगे, तो जब उसका चार्ज क्यू ही जीरो है तो ऑटोमेटिकली फोर्स भी जीरो हो जाएगा। सिंपल एज दैट। फिर बात करते हैं थर्ड केस की, फिर बात करते हैं थर्ड केस की। तो इसमें अगर आपकी वेलोसिटी भी जीरो हो जाए फिर, तो भाई फोर्स भी जीरो हो जाएगा। वी जीरो तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल गिव यू व्हाट, जीरो। फिर अगर बात करते हैं लास्ट कंडीशन की, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही भाई जीरो हो जाए कि ऐसे रीजन पे आप एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल को भेज रहे हो किसी वेलोसिटी वी से, तो जिसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है तो ऑटोमेटिकली फोर्स भी जीरो हो जाएगा। अब ये तो हो गई भाई एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन जहां पर फोर्स की वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम से मिनिमम दैट इज जीरो हो सकती है। ट्रेजेक्टरी भी पता कर ली कि भाई जब भी एक चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक स्ट्रेट लाइन से एंटर करेगा तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी जो मुझे लग रहा है। सपोज अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा, छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, देखते हैं आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है। सपोज एक करंट कैरिंग कंडक्टर है पड़ोस में, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है पड़ोस में एक चार्ज पार्टिकल क्यू के, एक चार्ज पार्टिकल क्यू के, ठीक है। और ये चार्ज पार्टिकल की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 माइक्रोकूलम है, माइनस का 2 माइक्रोकूलम है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, और इसका डिस्टेंस दे रखा है 1 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चार्ज। तो फाइंड फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन, फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन ऑन चार्ज। चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स पता करिए और उसके डायरेक्शन पता करिए। ठीक है, सिंपल है भाई। अगर ये चार्ज मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से अगर मूवमेंट नहीं होता, चार्ज की अपने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स जीरो होता, वो वहीं का वहीं रुका रहता। बट अभी क्या देख रहा हूं मैं, अभी देख रहा हूं एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है तो एक साथ में एक कंडक्टर है 2 एम्पियर का, करंट ऊपर, उसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, नीचे। तो अंदर की तरफ उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है अंदर की तरफ। तो वो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू आपको पता करनी है। पता कर सकता हूँ कैसे, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस करता है, मेरा अपॉन 4 पाई 2I/r। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये आपका कंडक्टर कैसा है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड बी को प्रोड्यूस कर रहा है। वो करंट आई की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर्स, और मेरा अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू आई की वैल्यू 2 अपॉन आर, आर कितना 1 सेंटीमीटर, दैट बिकम 10⁻⁻2, हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। क्या है, तस्ला हो गया भैया। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू जो इस चार्ज के ऊपर एक्ट हो रही है, जो इस चार्ज के ऊपर एक्ट हो रही है। इस चार्ज के ऊपर इतनी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है और इसकी अपनी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑटोमेटिकली आपको सबसे पहले तो ये देखना थीटा कितना होगा, क्योंकि फोर्स की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो क्यू वे बी साइन थीटा फॉर्मूले से ही आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते
चार्ज क्यू गिवन है सर। वी गिवन है सर। बी गिवन है, रॉजर दैट सर। थीटा पता होना चाहिए। ऐसे ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी नीचे, वेलोसिटी नीचे, एंगल 90, एंगल 90, थीटा 90। चलो सर, सब पता है, फोर्स निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। बट 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 इसका ध्यान रखेंगे जब हमें डायरेक्शन निकालनी होगी, ये ध्यान रखना बस। तो फोर्स एफ क्यू की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6, वेलोसिटी भी 2, बी की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁵, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90। तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 16, 16 इंटू 10⁻11, साइन 90 हो गया 1। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई 16 इंटू 10⁻11 न्यूटन। ठीक है। डायरेक्शन सर कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में आपको फोर फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्लेस कर देना है। ठीक, वेलोसिटी नीचे आ रही थी तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी को ऊपर कर दो, क्योंकि चार्ज कैसा नेगेटिव है, चार्ज कैसा नेगेटिव कर दिया। थंब का जा रहा है, थंब वायर की तरफ। तो नेचर ऑफ फोर्स अगर पूछा जाए तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर या अट्रैक्टिव लिख लो। मूव टूवर्ड्स द वायर, मूव टूवर्ड्स द वायर, वायर की तरफ आपका वो चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू कर देगा। क्लियर होगी ये बात? ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, और क्लियर हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म का अगर क्वेश्चन कर लेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। ये तो चलो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में गिवन था, तो भाई कोई दिक्कत आई नहीं, है ना। अगर वेक्टर फॉर्म में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दिक्कत हो सकती है ना। कैसा क्वेश्चन सर? तो देखिए, सपोज आपके पास बी वेक्टर और वी वेक्टर गिवन है। आपके पास बी वेक्टर गिवन है समथिंग 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। आपके पास वेलोसिटी वी वेक्टर गिवन है और समथिंग गिवन है 3i कैप माइनस 4j कैप, और चार्ज q इस वेलोसिटी v के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड b के अंदर मूव कर रहा है, जिसकी अपनी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। फाइंड f वेक्टर, ये आपको बोल दिया फाइंड f वेक्टर। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला तुम्हें पता है, वेक्टर फॉर्म में v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला काम v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर पता करेंगे। कैसे? आई कैप, जे कैप, के कैप। सर अभी तो 11th पास करी है, हमें तो पता है कैसे करते हैं क्रॉस। अब सीखिए, मजे आती है। 2 6 माइनस 2, आई आपके पास 3, जे आपके पास -4, इधर आ गया 0। ठीक, तो आई की अगर मैं बात करूंगा तो आई क्या मिल जाएगा मुझे? आई तो आई गया 6 - 2 0 माइनस माइनस 2 इंटू -4। फिर आगे बात जे की, तो माइनस का जे, माइनस का जे, 2 इंटू 0 माइनस का, फिर -2 इंटू 3 प्लस का के कैप। के कैप की बात करो तो कितना हो जाएगा भाई? ध्यान से देख लीजिए, 2 इंटू -4, माइनस का साइन है 6 इंटू 3। अब आप ध्यान से देखो भाई, ये तो आ गया -8 इंटू माइनस, माइनस का 8 आई कैप, माइनस का जे कैप ऑलरेडी था, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, तो 6 जे कैप। ठीक है, इधर प्लस का के कैप ऑलरेडी था, तो ये माइनस का 8 और माइनस का 18, तो ये मिल जाएगा माइनस का 8 आई कैप, माइनस का 6 जे कैप, माइनस का 26 के कैप। माई गुडनेस, तो ये आ गया वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू को यहाँ रख दो, और आपके पास क्योंकि वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकूलम, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑटोमेटिकली एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8 आई कैप, माइनस का 6 जे कैप, माइनस का 26 के कैप इनटू 10⁻⁻6 न्यूटन, क्योंकि क्यू की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻6, तो क्यू को आपने मल्टीप्लाई कर दिया साथ में, तो ये है फोर्स एफ की वैल्यू, ये है फोर्स एफ की वैल्यू। ऐसे वेक्टर फॉर्म में अगर क्वेश्चन आएंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो भाई, एक और क्वेश्चन हो सकता है, वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन है। मैंने बार बार आपको एक चीज समझा रहा हूं, फोर्स जो आपका एफ है वो विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक, so suppose if charge q is moving in magnetic field,
इसी मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के कैप विद एक्सेलरेशन। अरे विद एक्सेलरेशन कैसे आ गया? एक्स आई कैप माइनस टू जे कैप, ये क्या करा सर? ठीक है, एक्स आई कैप माइनस टू जे कैप, देन फाइंड एक्स, देन फाइंड एक्स। ट्राई करोगे? करना जरा ट्राई, हो सकता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। बेसिकली क्या आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड बी is perpendicular, sorry, is perpendicular to force, velocity v is perpendicular to force, velocity v is perpendicular to force। सिंपल सी बात, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर दो चीजें आपस में जो परपेंडिकुलर हैं, तो अगर मैं इन दोनों का आपस में क्रॉस करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है भाई? ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इनका डॉट करता हूं तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या मिलने वाला है? जीरो। क्या मिलेगा? जीरो। तो भाई वेलोसिटी v की डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी v के डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होगा। तो इसका मतलब अगर b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर की वैल्यू जीरो होगी, v वेक्टर की वैल्यू जीरो होगी, तो भाई a v की डायरेक्शन में तो a है, तो सिमिलरली b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर भी तो क्या होगा? जीरो होगा ना, जीरो होगा भाई। तो आप यहाँ पर b वेक्टर की वैल्यू पुट करोगे आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के कैप डॉट a वेक्टर की वैल्यू एक्स आई कैप माइनस टू जे कैप, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक्स आई कैप डॉट आई कैप बिकम्स एक्स माइनस टू आई जे कैप माइनस टू जे कैप बिकम्स माइनस का फोर, के कैप है नहीं, इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फोर के बराबर। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फोर के बराबर। तो कितना आसान था, कितना आसान था भाई, कितना आसान था। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब एक डेरिवेशन की बात करते हैं कि वर्क डन, वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। अच्छा, हाँ जी, वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स इज ऑलवेज जीरो। पढ़ा दिया गया होगा आपको, सबने पढ़ लिया होगा। मैं थोड़ा लेट चलता हूँ पढ़ाने में, मैं थोड़ा ढीला हूँ। तो वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ये आपको प्रूव करने के लिए अगर आ जाए तो भाई कैसे प्रूव करोगे वर्क डन जीरो है भाई? वर्क डन का तो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी एस। होता है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, एफ वेक्टर डॉट डी एस, बिल्कुल यही होता है ना? यही होता है। ठीक है, तो भाई अभी तक आपने क्या पढ़ा? चार्ज पार्टिकल Q किसी वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो होगा तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाए अगर उसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा है तो वो फोर्स F और वेलोसिटी आपस में कितने होंगे? 90 डिग्री पर होंगे। ये तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा ही था कि अगर चार्ज पार्टिकल Q किसी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स F लगेगा। जरूरी नहीं है फोर्स ऊपर लगे या नीचे लगे, मैंने मान लिया नीचे लग रहा है, बट ये पता है ना कि वो फोर्स वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। तो भाई जिस तरफ चार्ज जा रहा है डिस्प्लेसमेंट भी तो उधर जाएगा, तो डीएस भी तो उधर ही होगा, बिल्कुल होगा सर। तो एफ और डीएस के बीच में एंगल कितना होगा? 90 हुआ सर। तो ठीक है ना, फिर यहाँ पर देख एफ डी एस कॉस 90, तो वर्कडन क्या हुआ? अरे इस 72, वर्कडन तो जीरो हो गया सर। वही तो कह रहा हूँ, मैग्नेटिक फोर्स कोई काम नहीं करता है, बड़ा आलसी है ये, बस एक ही काम करता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है। जो ट्रेजेक्टरी में अपने लोग पढ़ेंगे भी, ये डायरेक्शन चेंज कर देता है, ये और कोई काम नहीं करता है। बड़ा ही आलसी फोर्स, बड़ा ही आलसी फोर्स है। वेलोसिटी नहीं बढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा वेलोसिटी। एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो एक्सेलरेशन होगा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ाएगा, एक्सेलरेशन होगा। क्या बात कर रहे हो सर आप? ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, कहीं तो पढ़ा होगा यार, पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है अपने बच्चों को तो 11वीं क्लास में। एक ऐसा फोर्स बताओ जो वेलोसिटी ना बढ़ाए, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को सेम रखे, बट एक्सेलरेशन लगाए। एक ऐसा फोर्स बताओ। हाँ होता है कोई फोर्स, मुझे तो लगता है होता है। ध्यान करो, कहाँ होता है ऐसा फोर्स? ध्यान करो, एक ऐसा फोर्स जो एक्सेलरेशन तो लगाए बट वेलोसिटी ना बढ़ाए। कहाँ है ऐसा फोर्स? तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स,
अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स में जो एक्सेलरेशन ही होता है वो वी स्क्वायर अपॉन आर लगता है, बट वो वेलोसिटी नहीं बढ़ाता था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टॉपिक पढ़ो दोबारा से। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ, जहां पर एक पर्टिकुलर चीज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है, बट उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज होती है, बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं, मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है। तो मैग्नीट्यूड को चेंज कौन करता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो लग रहा है, बट वो सेंट्रीपिटल लग रहा है, जो कि मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है। तो वो क्या काम करता है? वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, और कुछ नहीं। इंक डाल लो, मैं तब तक डाल लो। तो देखा जाए तो अगर वर्क डन जीरो है, वर्क डन जीरो है, तो ऑटोमेटिकली मैं एक और तरीके से भी आपको बता सकता हूँ कि इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। और कौन सा तरीका है सर? अभी देखो, जादू, जादू बहुत आते हैं मुझे, मैं जादू बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। आपको सीखना है? देखो, और कौन सा तरीका है कि आप ये प्रूव कर दो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी? तो भाई देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम सबको पता होगी, है ना? वर्क एनर्जी थ्योरम ध्यान से देखो, W इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन जीरो हो गया, जीरो हो गया। अरे, अब समझ में आई बात। के एफ विल बी इक्वल टू के आई। सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में आएगी हाफ एम यू स्क्वायर, एम हाफ से हाफ कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो वी इक्वल यू के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी भाई, थ्रू आउट द पीरियड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ ये, 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 बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा। ये मैग्नीट्यूड है, मॉड ऑफ वी मैग्नीट्यूड है, हर जगह सेम होगा। इंटेलिजेंट बना दूंगा मैं आप लोगों को, भरोसा रखो, बहुत भरोसा रखना पड़ेगा भाई। स्पीड सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी, ये ध्यान रख लेना बस। वर्क डन जीरो होगा, स्पीड सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी। क्लियर होगी बात? ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल, अगर एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल से मूव कर रहा है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल से मूव कर रहा है, तो क्या होगा? चलो, किसी एंगल से तो बाद में बात करते हैं, बट अगर ये मान के चलो, अगर वो पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री से मूव कर रहा है, तो क्या होगा? देखो, समथिंग ऐसे, तो क्या होगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज पार्टिकल इधर है, एंगल 90 है, एंगल 90 है, ध्यान से देखो, इनके बीच में एंगल 90 होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज पार्टिकल उधर है, एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक, फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, फोर्स बिल्कुल लगेगा भाई, बिल्कुल लगेगा फोर्स। तो कैसा फोर्स होगा? कैसा फोर्स होगा भाई? बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, थोड़े टाइम के बाद आपको यहाँ कंफ्यूजन दूर कर दूंगा मैं, थोड़े टाइम के बाद आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर देगा। बड़ा आसान है सर, सर्कुलर मोशन पढ़ा दिया हमारे टीचर ने, बिल्कुल सही पढ़ाया है, गलत नहीं पढ़ाया। ट्रेजेक्ट्री की बात कर लेते हैं, ट्रेजेक्ट्री की बात कर लेते हैं। पहली बात करी थी केस नंबर वन में अपने लोगों ने, केस नंबर वन में अपने लोगों ने कहा था कि इफ थीटा जीरो होगा तो ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में आपकी वो पर्टिकुलर बॉडी चलती जाएगी, स्ट्रेट लाइन में आपकी वो पर्टिकुलर बॉडी चलती जाएगी। बट केस नंबर जब टू में बात कर रहा हूं, तो केस नंबर टू में एफ थीटा की वैल्यू रख देते हैं 90 डिग्री, तो ट्रेजेक्ट्री सर्कल बनेगी। कैसे बनेगी सर्कल सर? हमें समझ में आ चुका है, आपको आप एक बार और समझा दीजिए। चलो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, फोर फिंगर मिडिल कहाँ गई? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, उधर जा रहा है, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव उधर जा रहा है, कहाँ लग रहा है फोर्स? एकदम सीधा। बढ़ती गाड़ी के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूं, चलती गाड़ी के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूं, चलती गाड़ी के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूं, कहां जा रही है? कहां जा रही है? इधर जा रही है, इधर जाएगी, ठीक है। तो चलती गाड़ी के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो फोर्स समथिंग इधर लग रहा है, ठीक है, ओके। चलती गाड़ी के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूं, चलती गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाता हूं, अंदर जा रही है, अच्छा।
यहाँ से फोर्स अंदर, यहाँ से फोर्स यहाँ का अंदर, तो जब यहाँ का अंदर जाएगा तो फोर्स ऐसे कैसे हुआ, यहाँ पर अंदर कैसे हुआ सर, यहाँ पर कैसे हुआ अंदर, देखो 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 देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी अब किधर जा रही थी, वेलोसिटी इधर जा रही थी, फोर्स कहाँ है, फोर्स इनवर्स, फोर्स इनवर्स है भाई, फोर्स इनवर्स है भाई, फोर्स इनवर्स। ठीक है, अब देखो, अब चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, अब चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, फोर्स इनवर्स है, फिर से फोर्स इनवर्स, फिर से फोर्स इनवर्स, इनवर्ट फोर्स। हाँ यार, थोड़ी देर पहले सर आपने कुछ समझाया था कि मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स ही प्रोवाइड करवाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन लगाता है, वही हो रहा है ना कुछ, वही हो रहा है, वही हो रहा है। अब यहां पर जाएगी बॉडी, ठीक है, जब इधर जाएगी तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है, चार्ज पार्टिकल उधर जा रहा है, चार्ज पार्टिकल उधर, फोर्स अंदर, फोर्स अंदर, ठीक, तो भाई समथिंग इधर जाएगी। अब ये घूमते घूमते यार मेरा हाथ थक जाएगा, वरना मैं समझा तो दूं, आप खुद समझदार हो इतने, यह बॉडी आपकी एक सर्कुलर मोशन में आ जाएगी, बॉडी आपकी सर्कुलर मोशन में आ जाएगी, हर जगह से फोर्स इनवर्स, फोर्स इनवर्स, फोर्स इनवर्स, हर जगह से फोर्स इनवर्स होगा। जब फोर्स इनवर्स होगा, जब फोर्स इनवर्स होगा तो ऑटोमेटिकली लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल कहलाया जाता है। तो दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। ट्रैजेक्टरी कैसे होगी, सर्कल होगी। जब भी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड बी में 90 डिग्री से मूव कर रहा होगा तो उसकी ट्रैजेक्टरी सर्कुलर होगी, ये याद रखना बस। अब उसके बारे में पूछा क्या क्या जाता है, तो मैग्नेटिक फोर्स एम कितना होगा, तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, तो ये होता है मैक्सिमम फोर्स एफ थीटा 90 हो जाए, ये होता है मैक्सिमम फोर्स। कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम की कंडीशन बता दी, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स आपको मैंने अब बता दिया, कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स मैंने अब बता दिया। अगर थीटा 90 हो जाता है तो एफ एम बिकम्स मैक्सिमम, और वैल्यू कितनी, क्यू वी बी के बराबर, वैल्यू कितनी, क्यू वी बी के बराबर, तो एफ एम की वैल्यू कितनी हो जाती है, क्यू वी बी के बराबर, क्यू वी बी के बराबर। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। अब यहां से आपको क्या क्या पूछा जा सकता है भाई, टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, रेडियस पूछा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन आप यहीं से निकालोगे अभी के अभी। वेलोसिटी v को इससे डिवाइड कर, कैंसिल कर दो, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं चाहूं तो यहीं से वेलोसिटी v का फॉर्मूला निकाल सकता हूं, क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू क्यू पी आर अपॉन एम। अगर मैं रेडियस का चाहूं तो रेडियस का निकाल सकता हूं, r की वैल्यू कितनी आएगी, एम वी अपॉन क्यू बी। चाहूं तो यहीं पर देखो मोमेंटम भी निकाल सकता हूं, तो एम वी क्या होता है, मोमेंटम p होता है, दैट इज एम वी। तो रेडियस r की वैल्यू कितनी है, p अपॉन क्यू बी हो जाएगी। एक और फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम। चाहूं तो यहीं पर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में आपका फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं। तो आपको पता है P इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 2m k, ये कहां पता है सर, अरे 11th क्लास में नहीं पढ़ाया, पढ़ाया है। काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्या करा जाएगा फिर, हाफ m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, तो ऑटोमेटिकली K इज इक्वल टू हाफ ऑफ P का स्क्वायर अपॉन m, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m k, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m k आ जाएगा। इसको यहां पुट कर दिया, तो r के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m k डिवाइडेड बाय क्यूब। थोड़ी देर पहले हमने अभी स्टडी करा था कि वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल वर्क डन जीरो, इनिशियल वेलोसिटी भी अगर आपकी जीरो हो, इनिशियल वेलोसिटी भी अगर आपकी जीरो हुई तो ऑटोमेटिकली के एफ भी जीरो हो जाएगा। ठीक, बट आपने अभी ये फॉर्मूला जो स्टडी करा कि W इज इक्वल टू के एफ माइनस क्यू, अगर एक चार्ज पार्टिकल Q अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल बोले तो V, अंडर अंडर द पोटेंशियल ऑफ V वो मूव कर रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, QV होता है, क्या होता है, QV होता है। इनिशियली चार्ज अगर रेस्ट पर है, इनिशियली इफ U जीरो, तो के आई जीरो हो जाएगा, तो के एफ की वैल्यू वर्क डन के बराबर, तो डब्ल्यू क्यू वी, तो के एफ कितना, तो सिंपली के कितना, क्यू वी के बराबर।
तो के की जगह मैं क्यू वी को भी यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो ये वी यहाँ पर कौन सा है, ये वी यहाँ पर पोटेंशियल वाला वी है, इसको कैपिटल लिखेंगे। तो यही फॉर्मूला ध्यान से देखो, अब क्या बन जाता है, ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m के की जगह क्यू वी अपॉन क्यू बी। ऊपर चार्ज है नीचे चार्ज है कोई बात नहीं, इसको पूरे को रूट में ले जाओ तो बन जाएगा 2m v अपॉन q अपॉन b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो रेडियस का एक और फॉर्मूला देखो, तीन फॉर्मूले हो गए रेडियस के, एक इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, दूसरा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तीसरा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। रेडियस के तीन फॉर्मूले, एक चार्ज पार्टिकल q अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल है तो ये फॉर्मूला, अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है तो ये फॉर्मूला, और मोमेंटम है तो ये फॉर्मूला। बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई, देख लो एक बार जल्दी से, कोई प्रॉब्लम आए तो बताओ। ठीक है, तो इस तरह से आप डिराइव कर सकते हो। अच्छा सर रेडियस बता दिया, टाइम का नहीं बताया आपने, तो देखो टाइम का भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले को ध्यान देना, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, इनफैक्ट ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला इसको हटा दो यहाँ से, वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एन। तो वेलोसिटी v की जगह आर ओमेगा आ जाएगा, तो क्यू बी आर अपॉन एम, आर से आर कैंसल, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आ जाती है भाई क्यू बी अपॉन एम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई थी क्यू बी अपॉन एम। ठीक, आगे बात करो अगर जस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, फ्रीक्वेंसी आ गई भाई। फ्रीक्वेंसी का उल्टा टाइम पीरियड होता है, तो कैपिटल टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, वो आ जाएगी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, उल्टा कर दो उसका, टाइम पीरियड टी की वैल्यू कितनी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, टाइम पीरियड भी आ गया। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालनी है, हाफ एम वी स्क्वायर करो और वी की वैल्यू पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। ये भाई देखो यहाँ पर भी निकाला हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके यहाँ से काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। तो ट्रेजेक्ट्री अगर सर्कल है उस समय थीटा 90 होगा, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दिस वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ट्रस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। देख लो जल्दी से, इसके ऊपर फिर अब क्वेश्चंस करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो अब क्वेश्चन देखिए भाई, दो केसेस करनी है, एक थीटा 0 रखने वाला और एक थीटा 90 रखने वाला। ठीक, मजा आ रहा है या टाइम वेस्ट हो रहा है? और 12th का अगर कोई मेरा बच्चा देख रहा है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अच्छा लगेगा मुझे, सही है ना? अगर कर दोगे लाइक तो कितना मजा आएगा, मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए, और वीडियोस बनाऊंगा फिर। ठीक है, केस नंबर 2 हो गया, अब केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है सर, इफ एट एनी एंगल थीटा, एट एनी एंगल थीटा, किसी भी एंगल पर, किसी भी एंगल पर अगर आपका चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, किसी भी एंगल पर, चलिए मान लिया ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल मानो, चाहता क्या मानने में तुम्हारा, ये आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी एंगल पर मूव कर रहा है, किसी एंगल पर, किसी एंगल थीटा पे मूव कर रहा है, तो क्या होगा? तो ठीक है, जब किसी एंगल थीटा पे मूव करेगा तो इसके अपने लोगों ने क्या करने हैं, दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। एक कंपोनेंट होगा v cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा v sin थीटा। ओके, तो भाई v cos थीटा का काम क्या होगा, तो अपने लोग अगर पहला और दूसरा केस ध्यान दें, तो पहले केस में चार्ज पार्टिकल सीधा लेके जाना चाहता था बॉडी को, मतलब v जो वेलोसिटी थी वो चार्ज पार्टिकल को सीधा लेके जाना चाहती थी। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, जब आपकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है तो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में लाना चाहती है। ठीक है, तो दोनों ही केस इसमें आ गए, v cos थीटा पहले केस का काम और v sin थीटा दूसरे केस का। तो v cos थीटा जब चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो चार्ज पार्टिकल को वो स्ट्रेट लाइन में लेके जाएगी। तो v cos थीटा विल टेक चार्ज इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में ले जाएगा भाई चार्ज पार्टिकल को। ठीक है, तो v sin थीटा क्या करेगा, विल मेक अ चार्ज इन सर्कुलर मोशन, उस चार्ज पार्टिकल को
सर्कुलर मोशन में ले जाएगा। ओके, तो भाई आपका जो v cos थीटा है ये तो बच जाएगा, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? थीटा ये 0 है। बट मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, v sin थीटा को नहीं छोड़ूंगी भाई, उसके ऊपर तो फोर्स लगाऊंगी। जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाएगा। यार दो काम कैसे हो सकते हैं? चार्ज पार्टिकल सीधा भी लेके जाएगा v cos थीटा, v sin थीटा चार्ज को सर्कुलर मोशन में भी घुमाएगा। दो काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? अगर एक चार्ज पार्टिकल v से थीटा सर्कुलर मोशन में जाना चाह रहा है तो v cos थीटा उसको आगे लेके जाएगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, चार्ज पार्टिकल आगे, v cos थीटा आगे, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, v cos थीटा आगे, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, v cos थीटा आगे, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, v cos थीटा आगे। अच्छा, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये कुछ खेल हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है ना। चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में भी और साथ में साथ आगे भी। सर्कुलर मोशन में v sin थीटा लेके जा रहा है और आगे लेके जा रहा है v cos थीटा। तो कैसा पाथ बना? तो ट्रेजेक्ट्री कैसी बनी? तो ट्रेजेक्ट्री बन गई यहां पर हेलिकल, ट्रेजेक्ट्री बन गई यहां पर हेलिकल ट्रेजेक्ट्री। ध्यान दीजिएगा, ट्रेजेक्ट्री बन गई यहां पर हेलिकल। तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्टिकुलर तीसरी केस भी अपने लोगों ने सॉल्व कर ली, ट्रेजेक्ट्री वाली। थीटा 0 स्ट्रेट लाइन, थीटा 90 सर्कुलर, किसी एंगल थीटा की बात करो तो ट्रेजेक्ट्री कैसी? हेलिकल। तो इसमें भी टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा भाई। ठीक, क्या इसमें भी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी? गिवन है, क्या निकालनी है भाई? थीटा पता होगा तो वेलोसिटी का कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक, और तो और एक चीज और तो और एक चीज और, इसमें टर्म पिच पढ़ोगे जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। पिच क्या होती है? पिच, चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर मोशन यहाँ से स्टार्ट होता है, सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो रहा है, हो गया, और एक सर्कुलर मोशन खत्म भी हो गया, एक रोटेशन खत्म भी हो गया। बट उस रोटेशन के दौरान क्या हुआ? चार्ज पार्टिकल ने एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करवाया। चार्ज पार्टिकल को एक पर्टिकुलर बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करवाया। वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसने कवर करवाया? v cos थीटा ने। किसने कवर करवाया? v cos थीटा। तो ऐसा एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कंप्लीट सर्कुलर मोशन के दौरान हो, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को नाम दिया जाता है पिच। उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को नाम दिया जाता है पिच। तो ये डिस्टेंस को कवर कौन करवा रहा है? v cos थीटा। इसके लिए एक टाइम लगेगा t, सर्कुलर मोशन वाला टाइम। तो सर्कुलर मोशन वाला टाइम पीरियड तो हमें फॉर्मूला पहले से पता है। तो वो फॉर्मूला क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स बोले तो मैग्नेटिक फोर्स को कौन कवर करवा रहा है? v sin थीटा। तो इस बार एम वी एम वी इसको मैं अभी के लिए वी एक्स मान लेता हूँ, इसको मैं वी वाई मान लेता हूँ, इसको मैं वी एक्स मान लेता हूँ। तो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करवाएगा क्यू वी वाई का स्क्वायर, सॉरी वी वाई इन टू बी साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू एम वी वाई का स्क्वायर अपॉन रेडियस उसका आर। ये किससे कैंसिल हो जाएगा? तो क्यू बी आर इज इक्वल टू एम वी वाई, और यहाँ पर वी वाई विल बी इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम। तो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा वी वाई इज इक्वल टू आर ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम। आर से आर कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। इसको फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर दूंगा तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही सेम, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया टी इज इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी। अच्छा, एक चीज और बता दूं भाई टाइम पीरियड के फॉर्मूले से, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला इंडिपेंडेंट होता है किसके? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। ध्यान से देखो, नहीं आ रहा है रेडियस और वेलोसिटी फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा है, बट इसमें तो आ रहा है सब। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन बी। ओके, सर्कुलर मोशन का पेरीमीटर और एक वेलोसिटी v से वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसमें तो आ रहा है। इसमें क्यों नहीं आ रहा है? आपने जो ड्राइव करा है वो इसके टर्म्स में आ गया। अगर मैं इसका टर्म का यूज करूं तो टाइम पीरियड तो डिपेंड कर रहा है एल और बी के ऊपर। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। मैं जितनी ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करवा दूंगा, सर्कुलर मोशन का रेडियस उतना ही बढ़ता जाएगा। सर्कुलर मोशन का रेडियस उतना ही बढ़ता जाएगा। खुद सोचो, साइकिल आप चला रहे हो, एक सर्कुलर मोशन में चलाना चाह रहे हो,
ठीक है, हल्के हल्के चलाओगे, कम से कम रेडियस आप ऑक्यूपाई कर सकते हो। उसकी वेलोसिटी बढ़ाओ, क्या उसी रेडियस पर दोबारा चला पाओगे? गिर जाओगे, गिर जाओगे। वेलोसिटी और बढ़ाओ, अब रेडियस और बढ़ाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि साइकिल चलती रहे सर्कुलर मोशन में। तो रेडियस बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, दोनों का चेंज एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। वेलोसिटी 2 गुना बढ़ेगी तो रेडियस भी 2 गुना बढ़ जाएगा, तो जितना चेंज वेलोसिटी में जाएगा उतना चेंज रेडियस में जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो जिसकी वजह से मैं क्या कहूंगा, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट अपॉन आर एंड वी। तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने निकाला, इसको यहां से वहां पुट कर दो, तो अब पिच की वैल्यू आ जाती है। पिच की वैल्यू क्या होगी, v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है, 2 पाई m अपॉन क्यूब, 2 पाई m अपॉन क्यूब। ये आ गई पिच की वैल्यू। टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही सेम है, पिच का फॉर्मूला एक नया निकल के आया है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो कुछ करते हैं और क्वेश्चन। तो पिच आपके पास आ गया, कैसे करना है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें। v cos थीटा की वैल्यू लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, लंबा हो रहा है ना काफी लेक्चर, बट बेटा एक ही वीडियो में आपकी सारी ट्रेजेक्टरी का फंडा क्लियर हो जाएगा, ये पक्का है, ये पक्का है, ये डेफिनेट है, सारा का सारा फंडा एक ही वीडियो में क्लियर, एक ही वीडियो में। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है किसी एंगल से, किसी एंगल से, सर वो तो कर चुके हैं, एंटर हो रहा है, वो पहले से ही एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल से मूव कर रहा था, अब वो एंटर हो रहा है, अब वो एंटर हो रहा है। ठीक है, वो एंटर हो रहा है किसी एंगल से। ठीक है, मान लिया जाए वो किसी एंगल थीटा से एंटर हुआ, हमें ये पता करना है उसको टाइम कितना लगेगा बाहर निकलने में। तो समथिंग ऐसे गया, सर्कुलर मोशन में आएगा तो ऐसे बाहर आ जाएगा, तो बाहर आने, जिस एंगल से एंटर हुआ उसी एंगल से बाहर आ जाएगा, उसी एंगल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कभी जिंदगी में इसको ये मत मान लेना कि यहाँ इसका सेंटर होगा, ना ना ना, हमें तो ना पता, हमें नहीं पता। अभी अभी मैं शो कर दूंगा कैसे। तो भाई उसका बेसिकली सेंटर कहाँ होगा, समथिंग यहाँ बाहर होगा, उसका सेंटर कहाँ होगा, समथिंग यहाँ बाहर। सर ऐसा कैसे, ठीक है अभी बताता हूँ ना। ये वेलोसिटी भी, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल इधर से एंटर होते होते वापस आ गया इधर, ये सर्कुलर मोशन में कैसे आया तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है, और ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है भाई, और अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। ठीक है भाई, तो भाई देखा जाए अगर रेडियस है तो ये सर्कुलर मोशन के लिए ये टेंजेंट काम करेगी, और ये टेंजेंट तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। ठीक, अब अगर ये 90 ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया और ये एंगल आपके पास 90 है तो ये थीटा हो जाएगा। समझिए, यहाँ पर समझिए चीज को, समझिए। खिचड़ी ज्यादा पकी है तो फिर से देखिए, फिर से देखिए, ये रेडियस, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा क्योंकि ये थीटा था, कैसे, ये रेडियस ये टेंजेंट तो ये 90, अगर ये 90 और ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक है भाई, अब अगर आप इन दोनों लाइंस को देखो तो ये आपस में 90 है, और ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये थीटा हो जाएगा इधर से। ठीक है, अब ये एक ट्रायंगल बन गया, और इस ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना, पाई, तो पाई में से अगर इन दोनों एंगल्स का सम माइनस कर दो तो ये एंगल मिल जाएगा, दैट इज 2 पाई, 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, पाई माइनस 2 थीटा आपको मिल चुका है। अब अगर मुझे ये पता करना है ये चार्ज पार्टिकल इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में कितने टाइम के लिए रहा, तो टाइम ऑफ चार्ज पार्टिकल, यार बड़ा गरीब हूं मैं, मेरे पास इंक नहीं है इंक है, मार्कर सही नहीं है, गिफ्ट कर दो, कोई मार्कर भेज दो इस एड्रेस पे, अगर कोई भेज सकता है तो। ज्यादा तो नहीं बढ़ती, चलो कोई बात नहीं। आंसर निकाल रहे होगे तब तक आप लोग, नहीं सर इंक भर रहे हो तो वो देख रहे हैं कैसे भरते हैं, देसी आदमी क्या करेगा, ऐसे ही भरेगा, और सिरिंज से भरूं। ठीक है, तो भाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज, चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक है, ये अगर ये पता करना है कितने टाइम के लिए चार्ज पार्टिकल, कितने टाइम के लिए चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में रहा, या कितने टाइम के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ गया, तो उस केस में आपको क्या करना है भाई। सर आपने सेंटर यहाँ क्यों माना, पहले ये बताओ।
ठीक है, उस पे भी आते हैं। अगर ये सेमी सर्कुलर होता, अगर ये सेमी सर्कुलर होता, तो आप तो सिंपली क्या करते हो, टाइम डॉट टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो कंप्लीट सर्कल के लिए होता है, कंप्लीट सर्कल के लिए होता है। ठीक है, कंप्लीट सर्कल के लिए होता है, तो स्मॉल टी कितना हो जाता है, पाई एम अपॉन क्यू बी। स्मॉल टी कितना होता है, पाई एम अपॉन क्यू बी। किसके लिए होता है, ये सेमी सर्कुलर के लिए होता है। बट सर ये सेमी सर्कुलर है या नहीं है, आप तो कह रहे नहीं हो, नहीं है, मैं कह रहा हूँ नहीं, कैसे। ठीक है, ध्यान से देखो, इधर मैं एंगल ले रहा हूँ, इधर मैं टाइम ले रहा हूँ, इधर मैं एंगल ले रहा हूँ, इधर मैं टाइम ले रहा हूँ। अभी तक आप लोगों ने एक सर्कुलर मोशन की बात करी, तो सर्कुलर मोशन के लिए टाइम कितना लगता है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी लगता है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी लगता है। एंगल कितना होता है सर्कुलर मोशन का, 2 पाई होता है। कितना होता है, 2 पाई। ये एंगल किसमें है, रेडियंस में है भाई, 2 पाई है तो रेडियंस ही होगा। ठीक, तो एक रेडियन के लिए कितना होगा, इधर डिवाइड कर दो, फिर आ गया एम अपॉन क्यू बी। ओके, बिल्कुल सही भाई, एक रेडियन के लिए कितना, एम अपॉन क्यू बी। तो इसने कितना रेडियन कवर करवाया भाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ओ माय गॉड सर, पाई बाई पाई माइनस 2 थीटा। तो टाइम कितना हो जाएगा, एम अपॉन क्यू बी इनटू पाई माइनस 2 थीटा। ओके, ओके, तो इसका मतलब अगर ये एंगल पाई होता, जस्ट पाई होता, तो उसके लिए थीटा होना जरूरी था क्या, जीरो। उसके लिए थीटा होना जरूरी क्या था, जीरो। तो इसका मतलब अगर थीटा जीरो होता तो दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली एंटर करती। ओके, तो पाई अगर आपका ये एंगल होता, तो टू थीटा जीरो होना चाहिए था। टू थीटा जीरो होने का मतलब एंगल यहां पर आपका चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता, अगर परपेंडिकुलर एंटर करेगा तभी सेमी सर्कुलर बनेगा। अगर परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तभी सेमी सर्कुलर बनेगा, अगर किसी एंगल से एंटर करेगा तब सेमी सर्कुलर नहीं बनेगा। तो सर टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है कि जब भी किसी कोई चार्ज पार्टिकल किसी एंगल से एंटर करे, तो सिंपली क्या होगा, एम अपॉन क्यू बी इंटू पाई माइनस 2 थीटा, एम अपॉन क्यू बी इंटू पाई माइनस 2 थीटा। तो ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल के लिए जो किसी एंगल थीटा से एंटर करता है। इजी और नॉट, बहुत आसान है, नोट डाउन कर लो, ये अच्छा है, बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई साहब मजा आया होगा आज। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, मजा आ रहा है तो। बहुत जरूरी था ये कंसेप्ट बेटा, समझ रहे हो ना, बहुत जरूरी था भाई, बहुत जरूरी था। ठीक है, अब क्वेश्चन है, इफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन enter in a magnetic field, magnetic field at 90 degrees, enter कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर at 90 degrees, then find the ratio of their respective radii if v is same for all of them, अगर v सेम है सबके लिए। ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला, तो भाई अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होता ना, तो बड़ी जल्दी से क्या करो, सेंट्रीपिटल फोर्स और क्यूबी सेंटर को इक्वेट कर दिया करो उसी समय। थीटा 90 तो साइन 91 हो गया सीधा सीधा। रेडियस के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो ये से माइनस करा तो ऑटोमेटिकली आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम वी अपॉन क्यूबी। अच्छा, आपके पास यहाँ पर क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, इसमें एक चीज और आपको जो दे रखी होगी पहले से, वेलोसिटी सेम दे रखी है, वेलोसिटी सेम दे रखी है, ठीक है, कंडीशन दे रखी है पहले से, वेलोसिटी सेम। अब लोग चार कंडीशंस के लिए इस क्वेश्चन को करेंगे। पहली कंडीशन ये, दूसरी काइनेटिक एनर्जी सेम, दूसरी काइनेटिक एनर्जी सेम, तीसरी कंडीशन होगी आपके पास मोमेंटम सेम है, और चौथी कंडीशन होगी सपोज आपके पास पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम है। इसी क्वेश्चन को अपने लोग चार तरीके से करेंगे, पोटेंशियल सेम। ठीक, तो अगर वेलोसिटी सेम है तो रेडियाई ऑफ प्रोटॉन रेशियो, रेडियाई ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो, रेडियाई ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज अल्फा पार्टिकल भी होता, सपोज अल्फा पार्टिकल भी होता, सपोज, तो रेशियो ऑफ आर अल्फा।
भाई ये चार ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका मास और चार्ज का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन। ठीक। भाई देखो, इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो उसका रिलेशन आप नहीं निकाल पाओगे, बट बाकी तीनों को तो निकाल ही सकते हो। चार्ज का, प्रोटॉन प्रोटॉन का चार्ज अगर मैं ई मान लूं तो न्यूट्रॉन का भी ई, बट अल्फा का ट्वाइस ऑफ ई और इलेक्ट्रॉन का माइनस ऑफ ई। बट अपने लोग जब रेशियो की बात करते हैं तो हमें इसको मॉड में मानना पड़ेगा, ई के बराबर। मास की बात करें तो अगर इसका एम, इसका होगा ट्वाइस ऑफ एम, इसका हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एम। इसका आपको पता है 183 टाइम्स कम होगा किससे, इसका मास से, तो उसकी आपको जरूरत है। तो अगर आप यहाँ पर इसकी बात ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन आपके पास ज्यादा हो जाएगी। अपने लोग इन तीनों के लिए करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी के लिए छोड़ दो। अगर आया था क्वेश्चन में तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा, फिर 1/8 3 7 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसको लेके करना पड़ेगा सॉल्व, वो ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो रेडियस क्या है, रेडियस है एम वी अपॉन क्यू बी, रेशियो एम वी अपॉन क्यू बी, रेशियो एम वी अपॉन क्यू बी। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ अल्फा। वेलोसिटी सब में सेम दे रखी है कंडीशन, मैग्नेटिक फील्ड तो ऑटोमेटिकली सेम ही होगी। तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, रेशियो मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, रेशियो मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा। देखो ध्यान से, मास ऑफ प्रोटॉन अगर एम है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 2m है, मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स ऑफ m है, डिवाइडेड बाय ई, ई, ई। तो क्या मिलता है, एम से एम कैंसिल, ई से ई, सारे के सारे कैंसिल, तो रेशियो क्या है 1:2:4, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी के लिए होगा तो आप यही फॉर्मूले को क्या आप कर दोगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m k अपॉन क्यू बी, ये लगा देना। अगर मोमेंटम की बात करोगे तो आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी, ये लगा देना। और अगर पोटेंशियल की बात करोगे तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2q2, पोटेंशियल के लिए क्या था 2mv अपॉन क्यू बी स्क्वायर, ये लगा देना। ये अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स लिख दीजिएगा, कोई मेरा पुराना बच्चा लिखेगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, अभी के लिए इतना है, अगले टॉपिक्स के लिए वेट करिएगा, साइक्लोट्रॉन वगैरह जैसे टॉपिक्स आएंगे। हाँ सर वो तो सिलेबस हट चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं तो करवाऊंगा भाई, आपको करना हो तो करिएगा, क्योंकि आगे के लिए काम तो आएगा ना कंपटीशन में। अभी के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट।